बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत ही अहम तरीन दौरे के ऊपर बीजिंग पहुँच चुके हैं, चीन पहुँचे हैं और आज कुछ देर पहले उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। ये दौरा बहुत ही अहम है। तकरीबन 9 बरस के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ही लास्ट जो सदर थे जो कि जिन्होंने दौरा किया था और तकरीबन 9 बरस के बाद एक मरतबा फिर वो चाइना पहुँचे हैं। उनके साथ एक बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्यूनिटी के लोग हैं, एलॉन मस्क जैसे, वो सब के सब उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अहम मामलात के ऊपर उनसे बात होगी। एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप ये दौरा कर रहे हैं जब ईरान जंग जो है वो सीज़ फायर उसमें हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये जंग थमी नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो ईरान उसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है उसको मुस्तहकम कर रहा है और आज भी उन्होंने जो नक्शा जारी किया है 300 से बढ़ा के अपनी रेंज को, जो उनकी हुदूद हैं, उनको 500 किलोमीटर जो है वो कर दिया गया है। ये मसाइल अपनी जगह पे हैं जो आलमी है। इसके साथ साथ जो ट्रेड के मामलात हैं उसके ऊपर भी और उसके हवाले से भी 5 B's हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि अमेरिका बात करेगा और 3 T's हैं जिनके ऊपर जो है वो चाइना बात करेगा। इसमें बोइंग के हवाले से, यानी जो तैयारे हैं उनके हवाले से अमेरिका बात कर सकता है, इसी तरह बीन्स के हवाले से, इसी तरह से बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मुख्तलिफ मामलात है जिसके ऊपर अमेरिका बात करेगा। इसी तरह ताइवान और टैरिफ के हवाले से कहा जा रहा है कि चीन बात करेगा। कितना अहम है ये दौरा, इसके ऊपर बात करेंगे और क्या इस दौरे के दौरान चीन अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकेगा ईरान के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खिलवाने के लिए, या जो तनाज़ा है या किसी एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भी याद रहे कि चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया कल और ये कहा कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और सालसी की जो कोशिशें हैं उसको तेज़ करने के हवाले से। तो ये कितना अहम है और क्या ये मामला तय पा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी बहुत ही अहम खबर है वो ये है कि इस वक्त जंग जो है ईरान के साथ उसमें अमेरिका फंस चुका है और जो आज जो सेनेट कमेटी है उसके अंदर जो सवाल जवाब हुए और उसमें जो पेंटागन से पूछा गया है कि कितने अखराजात हुए, कितने जो दी वॉर जोन के नाम से जो वेबसाइट है उसके जो कोट किया गया उसको बाकायदा उसकी रिपोर्ट को कि तकरीबन 39 दिनों की लड़ाई के अंदर 39 जहाज़ जो हैं वो अमेरिका के ख़त्म हो चुके हैं या नाकारा हो चुके हैं। 10 और मज़ीद जहाज़ ऐसे हैं जो कि अब काम करने के काबिल नहीं है और ये काफ़ी अहम इंकशाफात हैं जो कि जिसके ऊपर सख्त सवालात जो हैं वो पेंटागन से किए गए हैं। 29 अरब डॉलर इस वक्त तक कहा जा रहा है कि अमेरिका के अखराजात हो चुके हैं और इस जंग में मज़ीद अखराजात भी अभी तक मतवक्के मईशत के हवाले से, और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो तेल की कीमतें वो भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न या जिसे कहना चाहिए कि वो अहम होता चला जा रहा है ये मामला। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है उसके हवाले से भी चीन के 4 नुकात जिसके ऊपर ईरान भी मुत्तफिक है वो क्या हैं उस पर बात करेंगे। इराक और पाकिस्तान ने ईरान के साथ तेल की डील की है, ये भी बहुत अहम खबर है और पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन के ज़रिए चीन को तेल की बरामदात के लिए भी कहा जा रहा है। ये भी एक अहम और डेवलपिंग स्टोरी है। इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हमारी बात होगी। हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, सफारतकार हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है जनाब खालिद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड, दिफाई तज्जिया निगार हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी, तबसरा निगार, तज्जिया निगार, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जौहर साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा है इसको कहा तो जा सकता है एक लफ्ज़ में कि बहुत अहम है, लेकिन ये कितना अहम है ये ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये तो एक वो समिट है जो दुनिया की जो 2 बड़ी ताकतें हैं उनकी समिट है। किसी ज़माने में वो सोवियत यूनियन और अमेरिका की होती थी, अब वही मुकाम इस समिट को है। चाइना जो है इमर्जिंग सुपर पावर है, कई लोगों ने तो अभी से सुपर पावर कहना शुरू कर दिया है और इकोनॉमिकली तो डेफिनेटली है। अब देखिए जब ये होती है समिट तो इसमें एक ऐसे मामलात होते हैं जो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो ट्रेड की बात करेंगे, जिस तरह आपने भी कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट माइंड है उनका, वो टैरिफ्स उन्होंने हर जगह लगा दिए बहुत ज़्यादा, और उसमें सबसे ज़्यादा मसला जिन मुल्कों को हुआ है उसमें चीन शामिल है। और वो क्यों है? इसलिए कि चीन की जो इकॉनमी है
वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स चीन करता है, नंबर 1। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड, जो बड़ी ट्रेड 110 मुल्क जो हैं दुनिया के, उनकी सबसे बड़ी ट्रेड चीन के साथ है जी। तो इसलिए चीन को बहुत वो इम्पैक्ट करता है, और अमेरिका और चीन की ट्रेड जो है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड इसमें आती है। तो जब ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हुई थी तो चीन ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो उनकी लेवरेज थी वो क्या थी, रेयर अर्थ्स और रेयर मेटल्स जी, जो कि 80% जो दुनिया के रेयर अर्थ्स और रेयर मेटल्स हैं वो चीन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और वो अमेरिका की देखें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये आईफोन्स वगैरह, टेस्ला कार्स, बहुत सारी चीज़ें, रेंज ऑफ जो आपकी इस वक्त जो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सी इस तरह की चीज़ें, सुपर कंप्यूटर्स और ये सारी सेमीकंडक्टर्स में सब इस्तेमाल होते हैं। वो फिर अमेरिका ने उस पर आके तो थोड़ा सा फिर उन्होंने अपनी लचक दिखाई। अभी जो मामलात इस वक्त जिस पे डिस्कस होना है, बिल्कुल ट्रेड उसमें है, टैरिफ्स उसमें होंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ताइवान का मामला बहुत अहम है। ताइवान पे क्या मसला क्या है, देखिए ताइवान पे जब इनकी आपस में मुफाहमत हुई थी रेप्रोचमा 1971 में, तो उसमें एक असूल तय पाया था कि जी वन चाइना पॉलिसी, कि हम ताइवान को कभी भी एक अलहदा मुल्क नहीं मानेंगे। लेकिन उसमें फिर भी अमेरिका के ताइवान के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुकात हैं, और फिर कई मौके पे ऐसे बयानात वो दे देते हैं कि जिससे थोड़ी सी वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो चाइना चाहता है कि उस पर वो बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टैंड लें। साथ ही साथ जो ताइवान है, सेमीकंडक्टर्स में ताइवान इस वक्त बहुत ही अहम, उसकी अहमियत है। तो अमेरिका नहीं चाहता किसी तरह भी कि चाइना और ताइवान के आपस में ताल्लुकात उस नहज पे जाएं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ताइवान की जो यंग जनरेशन है वो प्रो चाइना है, जो उसमें रूलिंग पार्टी है वो प्रो द यूएस है, जो ओल्डर ग्रुप्स, लेकिन यंगर ग्रुप्स प्रो चाइना है। तो अच्छा वो होगा। फिर साउथ चाइना सी के मामलात हैं। फिर उसके बाद इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी बहुत अहम है। वो क्यों? क्योंकि देखें उसमें अभी कुछ ऐसी जो है ना एडवांसेस हुई हैं, जिससे एक मीथोस क्लॉड ने बनाया। अब वो जो उसमें ऐसी वो कैपेसिटी है कि वो दुनिया के कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं, ये जो बैंकिंग के और इस किस्म के जो सारे जिससे सारी दुनिया की जो फर्म्स हैं, वो उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं कि कोई उनको हैक ना कर सके, वो सारे ओवरकम कर सकता है। तो ये भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 दुनिया में अमेरिका है, और नंबर 2 चाइना है, बहुत थोड़े फर्क के साथ। फिर उसके बाद ईरान, जाहिर है ईरान बहुत ही अहम मामला है। ईरान चाइना को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है, एक तो देखिए वो कमोडिटीज़ मंगाते हैं सारी दुनिया से, फिर उनको वो वैल्यू ऐड करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ये उनका इकोनॉमिक मॉडल है। अमेरिका के इकोनॉमिक मॉडल डिफरेंट है, वो तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा बेस्ड है। तो इसका एक्चुअली इस अबनाए हुर्मुज़ का फ़र्क चाइना को बहुत ज़्यादा पड़ता है, अमेरिका को उस तरह से नहीं डायरेक्टली पड़ता। तो अमेरिका अब, लेकिन देखें अभी तक जब ये मामला तय नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते थे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ चाइना जाए, ताकि नहीं है इस वक्त एग्जैक्टली, ताकि बाकी सारे जो मामला हैं ट्रेड, अच्छा फिर आपने जिसका जिक्र किया वो टीज और डीज का, तो उसमें वो चाहते हैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ से लें, चाइना उनसे चीज़ें ले, बेशक वो बीन्स हैं या बोइंग तैयारे हैं या जो भी है, बिकॉज वो चाहते हैं बैलेंस करना ट्रेड में। अभी तो वो लॉपसाइडेड है, चाइना की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अमेरिका की कम है। लेकिन अब वो लेवरेज जो है वो थोड़ी कम हो गई है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नहीं जा रहे इस वक्त, और उसकी वजह वो ईरान जंग है जिसके बिल्कुल मैं इसके ऊपर अब जाहिद साहब आपसे भी जानना चाहूँगी, फिर उसके बाद मैं खालिद साहब से ये पूछूंगी जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका में। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये ईरान का मामला इस दौरान हल होगा? एक कमज़ोर ट्रंप जो है वो इस वक्त प्रेसिडेंट शी से मिल रहे हैं, उनकी हैसियत वो उस तरह की नहीं है, उनकी रेट को चैलेंज किया जा चुका है। तो क्या आपको लगता है कि चाइना कोई हेल्प कर सकेगा अमेरिका की? देखें, ये तो बात साफ है कि इस वक्त ट्रंप जिस अपनी पोजीशन जो सबसे ज़्यादा वीक पोजीशन में है, और एक इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी जो क्लास बार्गेनिंग की ताकत है वो इतनी नहीं होगी। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अहम है समझने की। यकीनी तौर पे जो है बैनुल-अक़वामी उमूर ज़रूर आएंगे, इसमें बहस तलब होंगे। ईरान का मसला यकीनी तौर पे आएगा, ताइवान का मसला भी आएगा। लेकिन जो बुनियादी तौर पे इसमें चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं वो होगी ज़्यादातर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि अगर आप ट्रंप के साथ जो डेलीगेशन गया है उसको ज़रा देख लें, उसमें तकरीबन 80% जो है तादाद जो है उन लोगों की है जो कि वहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के हेड है, वो उनके साथ गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के साथ एक जो नंबर 1 जो इशू है, और जो कि मेरे ख्याल चला आ रहा था, टैरिफ का मसला था, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अमेरिका इस बात की कोशिश करेगा कि चाइना भी अपनी मार्केट अमेरिकन गुड्स के लिए खोले। तो ये एक तो बुनियाद यही होगी ट्रेड पे और बिजनेस पे।
اور میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے جو ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کبھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے پاس بھی وہ ایک لحاظ سے جو ایک بارگیننگ پوزیشن جو ہے چائنا کی بہت مضبوط ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی دنیا کے اور ممالک کے ساتھ ٹرمپ کرتے رہے ہیں، یعنی ٹیرف بڑھا دیتے ہیں تو دوسرے جیسے یورپین یونین کے ساتھ ہوا اور اسی طرح سے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوا، لیکن چائنا کے ساتھ جب بھی انہوں نے کوشش کی تو چائنا نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرے گا۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، دیکھیں ایران کا ایک مسئلہ بہت اہم بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ کا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری جو ورلڈ اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ چائنا میں بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اپنے آئل جو جتنی بھی امپورٹ ہے وہ سارے اسی علاقے سے گزر کے آتی ہے۔ 80% جو ہے وہ ایران کے ساتھ، ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ چائنا کو جاتی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے نہ صرف سیکیورٹی کے مسائل ہیں بلکہ یہ ایک لحاظ سے بزنس کے اور اس کے بھی مسائل ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کوشش یہ کریں گے کہ چائنا کو بھی کسی طرح سے اس میں انوالو کریں، خاص طور پہ ایران کے مسائل پہ۔ اور میں خیال ہے کہ چائنا نے اپنی پوزیشن بہت ہی واضح کر دی ہے۔ 4 جو نکات اس نے چائنا نے اس بات چیت سے پہلے دی ہے کہ رسپیکٹ آف سوورینٹی، اور اسی طرح سے 3 جو وہ اس کے اصول ہوں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھنا یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے جن کا پورا مائنڈ سیٹ بزنس کا ہے تو وہ کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس میں کچھ بات آگے بڑھے گی۔ بالکل۔ اچھا خالد صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اس وقت جو امریکی کانگریس ہے اس کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے، ایک طرف 29 ارب ڈالر کے نقصان کی بات ہوئی ہے، پینٹاگون سے بڑے سخت سوالات کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد 39 جہاز ایک، 10 جہاز ایک، 49، اور اس میں سارے ہی اہم جہاز ہیں انکلوڈنگ F-35 جو کہ ایران نے گرایا۔ تو کس پوزیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ جائیں گے؟ اور یہ جو رپورٹ ہے دی وار زون کی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جس کو ریفرنس بنایا جا رہا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر، امریکہ کا اتنا نقصان ہو گیا تو کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کمزور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بات چیت کریں گے؟ جی بہت شکریہ آسما شرازی صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، امریکہ کے آلموسٹ جو 6000 پلس جو فائٹر بامبر جہاز ہیں، دیکھا جائے نمبر وائز تو 34-35 یا ایون 40 جہاز بھی بہت ہی فریکشن بنتے ہیں، لیکن جو ڈیمیج ہوا ہے وہ امریکہ کی متھ کو ہوا ہے، انوینسبلٹی کو ہوا ہے۔ ان کو بارے میں کہا جاتا ہے ہم انونریبل ہیں، ہمیں تو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا، ہمیں ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو زوم تھا امریکہ کا، اس کو ہٹ ملی ہے یہ اس سے ویپن وائز اور یا جہازوں وائز امریکہ کے لیے کور کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات خاص طور پر جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، F-35 جہاز 5th جنریشن ہے، موسٹ ماڈرن تھا، دنیا میں کبھی ہٹ نہیں ہوا۔ جب یہ نشانہ بنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا نے رپورٹ کیا تھا اور امریکہ میڈیا نے کہا تھا کہ وہ بخریت لینڈ کر گیا ہے، تو میں نے کہا تھا یہ میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ لینڈ کر گیا ہے کہ نہیں، میرے لیے سب سے خطرناک الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ وہ ہٹ ہوا ہے۔ وہ تو قسمت اس جہاز کی ہو سکتی ہے کہ ویپن ایسی جگہ لگا ہو، ایسی لوکیشن پر ہو، اس انٹینسٹی سے لگا ہو، تو وہ یا پائلٹ کی سکل پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ ڈیمیج ہو گیا پھر بھی لینڈ کرا پایا ہو۔ یہ جو امریکہ کی ڈومیننس تھی ایئر پاور، دیکھیے 2 طرح سے ٹوٹی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس، مینلی تو یہ 2 فورسز اس جنگ کے اندر تھی۔ یو ایس نیوی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی بڑی سب سے بڑی ہے، اور آج بھی ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بلو واٹر نیوی تھی۔ بلو واٹر نیوی ہے، بلو واٹر نیوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوسٹل ایریاز کے پاس آ کر لڑنے کی کبھی اس کی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، وہ سینکڑوں میل دور بلو واٹر کے اندر کھڑی رہتی ہے، وہاں سے ایک ڈومیننس کریٹ کرتی ہے، سٹینڈ آف ویپنز مارتی ہے، اپنے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد رجیم چینج کہہ لیں یا جس طرح صدام حسین کا ہوا تھا، پھر اس کے بعد فٹ آن گراؤنڈ اگر نیڈ بھی تو وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو براؤن واٹر یا کوسٹل واٹر نیوی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بند گلی آ گئی اسٹریٹ آف ہارمز، اس کے لیے آؤٹ آف سلیبس ہو گیا یہ سوال، میں آن دا لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ویژوائز نہیں کیا تھا کہ 25-30 کلومیٹر کا ایریا ہمیں کھولنے پہ لگا دیا جائے گا، جب وہ قریب آتے ہیں تو obviously وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے، قریب نہیں آتے ہیں تو ان کی امپلائمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ دوسری ان کی ایئر پاور تھی، ایئر پاور ریسنٹ ہسٹری میں امریکہ کی آپ کئی ڈیکیڈز تک اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ویتنام وار میں ہوا تھا، لیکن وہ تو بہت پرانی بات، 1954 سے 1975 تک وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس کو تو آلموسٹ نصف صدی زیادہ ہو گیا ٹائم۔
تو اس کا آج سے ریلیٹ کرنا اتنا اس لیے ریلیٹیبل لاجیکل نہیں ہوگا. تو اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سسٹینڈ کوارسو سمرائز اینڈ فوکس جنگ لڑنی تھی. ویتنام تو آلموسٹ 21 سال چلی, لیکن اس میں امریکن فوج نے ایک ریزلٹ دکھانا تھا. میرا خیال ہے بہت بڑی مت ٹوٹی ہے جو امریکن ایک ڈومیننس کا خیال یہ تھا. اور آن ٹاپ آف دیٹ آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایران کے خلاف ہوئی ہے. یہ کوئی رشیا یا چائنا کے خلاف نہیں ہوئی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بھی ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر تھے اور obviously ڈسٹرکشن ہونی تھی. ایران جیسے ملک جس کے پاس یہ ڈیفنس نہ ہونے کے بعد, جس کو کہا جاتا ہے کہ ایئر فورس نیوی تو ان کی چھوڑی نہیں ہے ہم نے کسی قابل, اس نے آپ کو ٹارگٹ کر دیا. تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ گئے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں گئے, وہ پوزیشن آف کمپرومائز کہہ لیں یا نیو فاؤنڈ ریئلزم کی طرف گئے ہیں, اور انہوں نے پوری کوشش کی جانے سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, اس لیے کہ وہ ایران پر ڈیپینڈنسی نہیں چاہتے تھے. اور وہ اگر آپ سوال کریں گے تو اس کے بعد بات ہو سکتی ہے کہ چائنا سے کیا وہ کنٹریبیوٹ کریں گے, اور آنریبل جارج صاحب اور زاہد صاحب نے بھی یہی باتیں کہی ہیں. تو آئی تھنک وہ جو ڈومیننس تھی امریکن پریزیڈنٹ کی اور حکومت کی ظاہر ہے وہ نہیں رہی, جس سے وہ پہلی دفعہ ایک پوزیشن آف ویکنس, ریلیٹیو ویکنس, میں کمزوری تو نہیں کہوں گا, ریلیٹیو ویکنس جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ اس کے ساتھ گئے ہیں. ویری امپورٹنٹ. اب جارج صاحب اگر ہم ایف ٹی پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی کمزور ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی کے دربار میں, اور جو ابھی جو بات کی ہے خالد صاحب نے کہ ظاہر ہے کہ ایک وہ پوزیشن نہیں ہے. آپ آبنائے ہرمز کے بلاکیڈ کر چکے ہیں, اس کو کھلوا نہیں سکے ہیں, آپ اسکواٹ نہیں کر سکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ لینا ہے ابھی جا کے, شاید وہ کوئی بڑے حملے کی بھی وہ اس کے اوپر ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہوگا بات کرنا ان کے لیے؟ نہیں, آسان تو نہیں ہوگا, بلکہ دیکھیں ہوگا کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بالکل کہیں گے چائنا سے معاونت کے لیے, اور یہ تھی ایسی چیز جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے, لیکن اب ان کو کرنا پڑے گا. اب اس میں چائنا, اچھا چائنا کا ہمیشہ ان کا جو انداز ہے, جو ان کی فارن پالیسی کا ایک انداز ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کبھی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, دوسرا وہ فارن پالیسی کنڈکٹ جو ہے نا پبلک کے ویو میں نہیں کرتے, وہ میڈیا کے تھرو کنڈکٹ نہیں کرتے. اور ایک اور اہم نقطہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے وہ اس پہ پبلکلی بات ہی نہیں کرتے. یہ ان کا بہت ہی اہم ایک اصول ہے. جس طرح جب مثال کے طور پہ سعودی کی اور ایران کی جب مفاہمت انہوں نے کرائی تھی, دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب وہ ایک مکمل اس پہ نتیجے پہ پہنچ گئے تھے. تو ہوگا یہ جب یہ معاونت کے لیے کہیں گے تو نیچرلی پھر چائنا کو لیوریج ملے گی کہ باقی چیزوں پہ وہ امریکہ سے لچک مانگیں گے. دیکھیں دو تین چیزیں ایسی ہیں, ایک تو جس طرح بالکل یہ صحیح کہا چشتی صاحب نے بھی اور زاہد صاحب نے بھی, دیکھیں جو اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہے, ویسے یہ ہوتا ہے اکثر کہ جب آپ اس طرح کی وزٹس پہ جاتے ہیں نا, ایون پاکستان میں بھی جب پرائم منسٹر جاتے ہیں کئی جگہ پہ یا پریزیڈنٹ, تو آپ کا جو آفیشیل ڈیلیگیشن ہے وہ 15-20 لوگوں کا ہی ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ایک بزنس ڈیلیگیشن جو جتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. اب ترکی کے صدر ہیں, کئی بار 200-300 لوگوں کا لے جاتے ہیں نا, اسی طرح ازبکستان اور ابھی قزاقستان سے بھی ہم نے دیکھا اس طرح ہوا. تو لیکن اس سے آپ کو ایمفیسس پتہ چلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے ان سے, امریکہ چاہتا ہے مور انویسٹمنٹ فرام چائنا, وہ بیلنس ٹریڈ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہماری چیزیں بھی خریدیں, بالکل صحیح ہے, اس پہ زور دیں گے. چائنا اس کو یوز کرے گا ایز اے لیوریج کنسیشنز لینے کے لیے, ٹیرفس میں کنسیشن لینے کے لیے, ساؤتھ چائنا سی کے معاملات پہ, تائیوان پہ جو ان کی پالیسی ہے اس کے اوپر. سوری جارج صاحب میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مگر اس دوران جو چائنا کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ثالثی کے طور پر کوششیں تیز کریں, اور یہ این اس وزٹ سے پہلے, اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل یہ اہم ہے. اور دیکھیں میں نے تو میرے خیال کچھ ہفتے پہلے یہ کہا تھا, ایٹ لیسٹ 3-4 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں چین کا رول اہم ہوتا جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو تائید حاصل ہے چین کی, اور وہ بہت اہم ہے, کیونکہ دیکھیں چین وہ ملک ہے جس کو دنیا میں ایران پہ سب سے زیادہ لیوریج ہے. وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کا 80-90% تیل خریدتا ہے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ $450 بلین کا ایک منصوبہ ہے ان کے درمیان جو آنے والے سالوں کے لیے, صرف اس لیے نہیں, وجہ بھی یہ بھی نہیں ہے صرف کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے پوری ایران کی, وہ چائنا کی معاونت سے کھڑی ہے. ابھی تو دیکھیں یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں, امریکہ نے سینکشن کیے ہیں 3-4 کمپنیز, انہوں نے کہا کہ یہ کمپنیز ان کو کوآرڈینیٹس فراہم کر رہی تھیں فور ٹارگٹ, جو ٹارگٹنگ وہ کر رہے تھے نا, اور وہ پریسیشن جو ان کو نظر آ رہی تھی جو پچھلی جنگ میں نہیں تھی. بائی دا وے سب یہ کہہ رہے تھے کہ رشیا کر رہا, رشیا بھی کر رہا ہوگا, بٹ ابھی چائنا کی کمپنیز انہوں نے سینکشن کی. تو اتنی زیادہ ان کی جو ہے نا سپورٹ ان کو ایران سے ملتی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے وہ بناتے خود ہیں وہ, لیکن اگر ان کے میزلز کے الیکٹرانک ایکوپمنٹ ہے یا الوائز ہیں یا فیول ہے, بہت سی چیزیں ساری چائنا سے بیسڈ ہے. تو اس وجہ سے چائنا کے پاس وہ لیوریج ہے کہ وہ ان پہ زور ڈال سکتا ہے, اور چائنا ڈالے گا بھی, لیکن اس کے بدلے میں وہ چاہیں گے کہ پھر امریکہ ان کو جو جائز چیزیں ہیں جن پہ وہ لچک دکھانی چاہیے وہ دکھائے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان سے اگر بات کی ہے انہوں نے, تو دیکھیں بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آتی. اس بات چیت میں کیا ہوگا, اس بات چیت میں چائنا نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ہم
सपोर्ट करेंगे आपका, आप ये करें, वी विल सपोर्ट द प्रोसेस। हम ईरान पे अपना जो है ना, जो वो जितना कन्विंस कर सकते हैं ईरान को वो करेंगे एग्रीमेंट के लिए भी और उसके लिए बिल्कुल। और ये चीज़ वो अमेरिका से भी कहेंगे, लेकिन जाहिर है उसके बदले में फिर अमेरिका को बाकी चीज़ों पे लचक दिखानी बिल्कुल। और याद रहे कि जो 4 नुकात हैं वो 4 नुकात, हाँ 4 नुकात पे मैं एक बात कर दूं जी, वो अहम है। देखिए ये 4 नुकात अगर आप इसको देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पे एक है जी रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी है, जी, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ है। जो पहला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जी है। मेरे ख्याल में चौथा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तीसरा ये है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अच्छा ये तो वो चीजें ना जो यूएन का चार्टर भी कहता है, एग्जैक्टली। लेकिन अहम है उसमें उस सारी सिचुएशन में जो चौथा पॉइंट है वो कहता है कि बैलेंस करना आपने डेवलपमेंट को और सिक्योरिटी को। जी। अच्छा ये गल्फ के मामलात में बहुत अहम है। एग्जैक्टली। बिकॉज़ गल्फ में अगर आप इलाकाई इंतजाम की भी बात उसमें जी वो क्यों है, जो उन्होंने डेवलपमेंट सिक्योरिटी के बैलेंस की बात की इसलिए की है कि गल्फ के ममालिक जो है ना वो बहुत सारे डेवलपमेंट तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। सो दे नीड समथिंग जो रीजनल कोई अरेंजमेंट उनको चाहिए। मैकेनिज्म की बात उस पे हो रही है। और उसमें चाइना ने ये इंडिया दिया है कि वो उस तरह का कोई रीजनल अगर मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क बनता है तो उसमें मुआवनत कर सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें हैं उसमें आपने देखा कि एक तो CBS की खबर आई, जिसके बाद एक पूरा इजराइल और इंडिया से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जिसमें कि था ईरान का जहाज़ पाकिस्तान के बेस पे खड़ा है। ये क्या और भी कोशिशें हो सकती हैं? और ख़ास करके जो अमेरिकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम और इस तरह के बहुत से और लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो अब पाकिस्तान को बाकायदा यानी एक जैसे वो मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान के जो खिलाफ साजिशें हैं उनको तेज़ कर रखा है उन्होंने, और मुस्तकिल बयानात आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये बात सही है कि इस वक्त जो खबर आई है CBS की वो मैंने पढ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि दिखाने की कोशिश की गई है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है, लेकिन आप अगर उसमें देखें तो आपको नजर आएगा कि जहाज जिसकी बात की गई है तो वो तो वही थे जो कि हमने पहले जो जब ईरानी डेलीगेशन आया था सीज फायर होने के बाद, और उसके बाद जो है उसी की बात की गई थी। मेरे ख्याल ये है कि जो जिस किस्म की हेडलाइन लगती कि जहाँ के ईरान के जो है जंगी जहाज, तो जंगी जहाज उसमें से कोई इस पूरे आप आर्टिकल में पढ़ लें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें वाकई जो है जिस तरह से उन्होंने पेश करने की कोशिश की। फिर तो इसमें अफगानिस्तान की भी बात की है कि कुछ अफगानिस्तान में भी जहाज उन्होंने पार्क किए थे। एक तो मतलब ठीक है, इसका एक लिहाज से जो प्रोपेगेंडा लेवल पे तो इसका असर पड़ता है पब्लिक उसमें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन इस वक्त है उससे कोई मुतासिर होगी। यह है बात, आपने लिंडसे ग्राहम की जो बात की बिल्कुल सही है। तो उसमें सारी चीज़, मगर एक चीज़ आप देख लें कि जब हम इनकी मज़ाकरात की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है, जो कि मज़ाकरात के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है जिस पे पहले बात भी हो चुकी थी, वो इजराइल का है। अब देख लेते वो चीज़ है कि जब ये ईरान ने अपना रिस्पांस दिया था 14 नुकात के जो अमेरिका की तरफ से पेश किया गया था, तो उसको अगर देखा जाए तो उससे जब उन्होंने बयान आता है ट्रंप का कि जो है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, आई डोंट लाइक, उन्होंने वर्ड जो इस्तेमाल किया वो टिपिकल ट्रंप का। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कि है नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत हुई थी, और उसके फौरन बाद जो है वो CBS में जो है इनका इंटरव्यू अगर नेतन्याहू का देख लें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो है इस वक्त जो है अगर फर्ज की सबसे बड़ी रुकावट जो किसी भी पीस नेगोशिएशन के लिए वो खुद जो है इजराइल की तरफ से है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो है उनकी इजराइल की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से जो दबाव हुआ था उसकी वजह से जंग भी शुरू होती है, लेकिन इस वक्त भी एक उसी किस्म का एक मौजूद है उनका असर जिसे है, क्योंकि अगर उनका नेतन्याहू का अगर आप इंटरव्यू देखें तो एक बात की है कि अभी तक जो है जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे जंग के ईरान में वो पूरे नहीं हुए। फिर दूसरी बात और करते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो इनरिच यूरेनियम है उसको रिट्रीव करने के लिए हमें और अमेरिका को उसको दोबारा जो है जंग में जाना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये कि ठीक है पाकिस्तान अपना एक रोल तो प्ले कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट भी होती है। मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी मीडिएटर के लिए आप वो नहीं कह सकते हैं कि किसी पे दबाव डाल के दोनों को बैठा सकते हैं, वो नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन जो अभी तरह से एफर्ट्स हो रही है
बिल्कुल, जबकि इजराइल की कोशिश है और प्रेसिडेंट ट्रंप रिलक्टेंट है इस मामले के ऊपर, जब भी उन्होंने कहा कि वो वापसी पर फैसला करेंगे चीन से कि वो ईरान पर हमला करेंगे कि नहीं, 25% जो अहदाफ है। ये खालची साहब, अभी जाहिद साहब ने बड़ी तफसील से ये बात की है, मगर मैं ये भी जानना चाहती हूँ इसके साथ साथ कि अभी इसी दौरान ईरान ने जो अपना आबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसको भी मुस्तहकम कर लिया, और आपने देखा कि उन्होंने जो 300 किलोमीटर की उनकी बाउंड्री थी उसको बढ़ा के अब 500 किलोमीटर कर दी और कहा है कि ये हमारी हुदूद है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ओमान के साथ मिलकर उन्होंने कल एक मीटिंग भी की है जिसके अंदर तकनीकी मावनत और वो सब उसके ऊपर फार्मूला जो है उसके ऊपर बात की गई है, मैकेनिज़्म के ऊपर आधा। तो आपको क्या लगता है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर तो बिल्कुल कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा, तो लगता ऐसे नहीं है कि ईरान मानेगा, फिर ये मामलात कैसे बढ़ेंगे और कैसे अमेरिका यहाँ से उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है अगर दिफाई एतबार से देखें तो? मिस अस्मा, अगर मुझे इजाजत दे मैं 30 सेकंड में उस सवाल को जरा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा जो जाहिद साहब ने भी कहा सीबीएस की रिपोर्ट का, अगर मुझे इजाजत देंगे। जी जी प्लीज। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी कुछ दिन पहले नूर खान एयरवेज पर गया था किसी और सिलसिले में, तो ये इतना कॉम्पैक्ट बेस है और इतना विजिबल बेस है कि इसके ऊपर आप छुपा नहीं सकते कुछ भी कि क्या छुपाया जा रहा है। रीजनेबल टारमेक है जहां पर तमाम जहाज इकट्ठे नजर आते हैं, उसी के कोने में जेडी वैंस साहब का जहाज खड़ा था। और वहां से लाइटर नोट पे मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने ईरानी जहाज कोई खड़े किए होते तो जेडी वैंस साहब को टैक्सी बैक करते हुए इंजन स्विच ऑफ करने से पहले ही पता लग जाता कि ये किसके जहाज साइड पे खड़े हैं। तो ये बिल्कुल ही फनी और बिल्कुल बेसलेस सी बात है कि यहाँ पे बेस खड़े करेंगे। आजकल सैटेलाइट से आप नंबर प्लेट के लोगो पढ़ लेते हैं, अमेरिकन के पास ऐसे हैं, शायद उससे भी बारीक है। तो इतने इतने बड़े फाइटर जहाज आप खड़े करके छुपा नहीं सकते, तो इसलिए बेसलेस है। मैं थोड़ा आई थॉट कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है तो मैं ऐड करता चलूं। जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की आप बात कर रही हैं, देखिए इंटरनेशनल लॉ है कि आपका 12 नॉटिकल माइल्स रफली, अगर आप 20-21 किलोमीटर के करीब जो फासला होता है आपका कोस्ट से, आपके समंदर की, वहां से लेकर आपका टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है आपकी, यानी वो आपका अपना समंदर गिना जाता है। जिसका इसका मतलब है 35 किलोमीटर अगर इसकी टोटल विड्थ लगाई जाए जो क्लोजेस्ट है, तो इसमें ओमान और ईरान शेयर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस होके समझे आधा आधा पानी उनका है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ऐसी जगहों पर समंदर गुजरे जहां पर इंटरनेशनल बेनिफिशियरी और भी हो सकते हों, तो फिर ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आप बाइंडिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा पैसेज है जो बिल्कुल बंद है, तो आप कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है तो ये मेरी सिर्फ टेरिटरी है। तो आई थिंक वो एक एलिमेंट है। लेकिन इसको फिजिकली ऑल अलोंग द ईयर पूरा चाइना के लिए, सॉरी ईरान के लिए मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग होगा, नंबर वन। और जाहिर है बड़ी सुपर पावर्स हैं और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, वो चाहेंगे भी नहीं कि ये मेंटेन हो। और वो मुझे लग रहा है कि ये ईरान ने बुनियादी तौर पर एक बार्गेनिंग लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया है। और जाहिर है आपको पता है कि ईरान अब न्यू फाउंड लीवरेजेस उसको मिले हैं, और उसने इजराइल तक बमबारी कर दी, बहुत एक्यूरेसी कर दी, तकरीबन पिछले साल जो की थी उससे कहीं ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी हुई, उनका डिफेंस नॉकआउट कर दिया, उसने जंग रीजनलाइज कर दी, जो ने कहा था ईरान ने वो कर दी। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एक न्यू फाउंड रियलिज्म उसको मिला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी उसके कंट्रोल में आ गया। तो आई थिंक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक इन्फ्लेटेड किस्म की डिमांड या तवक्को लोगों को या अमेरिका को खासतौर पर नेगोशिएशन से पहले डालना चाहते हैं कि अगर मुझे पुल बैक करना पड़े तो मैं पार्शियल या बायलैटरल कंट्रोलिंग की तरफ आऊंगा कि ओमान और ईरान मिलकर करेंगे, या टैरिफ इतना नहीं होगा तो इतना होगा। तो मेरा ख्याल है नेगोशिएशन लीवरेज है, वो कहने से उनकी इस तरह होगा नहीं, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में से कोई भी उनकी बात को टेक्निकली भी, लीगली भी और डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट नहीं करेगा। और जॉर्ज साहब, आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, इसको कहा जा रहा है कि ये एक एटमी हथियार है ईरान के पास। अब उसको उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल बहरहाल वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर बात हुई और जो हम इलाकाई ताउन की बात कर रहे थे, इश्तिराक की बात कर रहे थे, तो चाइना ने तो अपने 4 नुकात दे दिए, वो पब्लिक नहीं करते अपनी पॉलिसी जो पब्लिक हो चुकी है, उससे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को मानना पड़ेगा या वो मजबूर कर सकते हैं उसको कि वो माने इस होल्ड को? देखिए, जिस तरह चिश्ती साहब ने भी कहा, इंटरनेशनल लॉ में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इस तरह ये चोक पॉइंट्स होते हैं इंटरनेशनल शिपिंग के लिए। इसमें जो और टेरिटोरियल वाटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस हद तक होता है कि जी ठीक है, अगर नॉर्मल सीज हैं तो उसमें जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो आपकी होती हैं, और उसमें ठीक है आप सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ऑल्दो कि राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज फिर भी होता है। यहाँ पे तो सिर्फ राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज नहीं है, यहाँ पे तो राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज होता है। ये इंटरनेशनल वाटरवे है। तो इंटरनेशनल लॉ किसी जो यूनाइटेड नेशंस
जो कन्वेंशन है ऑफ लॉ ऑफ द सी उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो इसकी मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर देखिए उन्होंने दूसरी एक और चीज़ भी की, उन्होंने माइन कर दिया ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स को। अब उस पर उनका क्या राइट था कि दूसरे मुल्क के टेरिटोरियल को, तो उसमें तो कोई शक नहीं है, ये टेनेबल पोजीशन यानी कि डिफेंड नहीं कर सकते आप इसको लीगली या किसी और तरीके से, पॉलिटिकली भी स्ट्रेटेजिकली भी, लेकिन वो इस लेवरेज को बहुत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बाकी जो न्यूक्लियर इशू है या बाकी चीज़ों पर लचक लेने के लिए। अब उसमें एक मसला मैं देखता हूँ जो मैं कह भी रहा हूँ बारहा, वो ये है कि ईरान के अंदर क्योंकि उन्होंने इसको एक विक्ट्री बना के पेश किया है, एक ऐसा नैरेटिव बन गया है, वहाँ पे तो दीवारों पे पोस्टर लगे, बाकायदा टीवी पे तकरीरों में आया बहुत ज़्यादा कि ये अब अपना हुर्मुज़ तो हमारी है अब। अच्छा, एक नक्शा, फिर उसके बाद एक और नक्शा और उससे बढ़ के नक्शा। अब मसला ये हो जाता है जब इस तरह का आप नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं और ये वहाँ पे हार्डलाइनर्स ने बिल्ड किया है, तो फिर उसे वॉक बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं ये कह भी रहा हूँ कि कहता रहा हूँ कि ईरान में ये बेशक हम जितना मर्जी इसको समझें, लेकिन ये एक वहाँ पे चैलेंज है जो प्रैग्मेटिस्ट हैं और जो हार्डलाइनर्स हैं उनके दरमियान इस वक्त पर्सपेक्टिव का ये नुक्ते नज़र का खासा ज़्यादा फ़र्क है। सदर पेजेशकियान जैसे लोग जो हैं वो चाहेंगे कि यहाँ से कुछ जो है ना थोड़ा ले दे के तो बी मूव ऑन, लेकिन जो हार्डलाइनर्स हैं वो समझते हैं कि हमें ऐसी लेवरेजेस मिल गई हैं कि जो हमें बहुत ही आहिस्ता मुज़ाकरात करनी चाहिए, हम जितना इसको ड्रैग करेंगे हमें फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि कई बार अपने कार्ड जब आप थोड़ा सा ओवरप्ले करते हैं तो उसमें मसला हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान में जो है ना जो प्रैग्मेटिस्ट है उनका जो है ना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका प्रिवेल करना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें जो दूसरी बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने की भी, जो लिंडसे ग्राहम वाली। अच्छा, लिंडसे ग्राहम जो है ना, अब इत्तेफाक की बात है कि मैं इनसे मिला था एक बार, पर ये 2018 या 19 की बात है, म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में मैं तब जर्मनी में सफ़ीर था। तो उस वक्त ये कोशिश कर रहे थे, सेनेटर्स का ग्रुप लेके आए थे और उस वक्त तो कोशिश ये कर रहे थे कि पाकिस्तान से री एंगेज करने के लिए ये सबसे आगे आगे थे। और अब आयरॉनिकल है कि ये क्रिटिसिज्म पे आगे, लेकिन उसकी वजह क्या है? अब लिंडसे ग्राहम, जिस तरह मैंने प्रैग्मेटिस्ट की और हार्डलाइनर्स की बात की है, तो अमेरिका में जो हार्डलाइनर्स हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा, उसमें जो लोग आते हैं उसमें हेग्सेथ है, पीट हेग्सेथ है जो सेक्रेटरी ऑफ ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जी, और फिर लिंडसे ग्राहम, ये वो लोग हैं जो सब बहुत ज़्यादा हार्डलाइनर बने हुए हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कुछ हद तक रुकावट बने हुए हैं इस वक्त एक जो पीस डील करने में। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी रुकावट इजराइल बना हुआ है जी, क्योंकि इजराइल जो है ना, इजराइल के साथ ताल्लुकात यानी बिल्कुल लिंडसे ग्राहम के और ये बहुत ज्यादा, और पीट हेग्सेथ के भी जी, और फिर जाहिर है उनके साथ तो ये स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो हैं जूइश और साथ जी। तो इजराइल का मसला ये है कि देखिए उस जंग में तो सबसे बड़ा फरीक है, शुरू ही उन्होंने कराई है, ये 30 साल से लगे हुए थे कोशिश, अब फाइनली उन्होंने प्रिवेल किया प्रेसिडेंट ट्रंप पे। और इस जंग में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो स्ट्राइक्स वगैरह भी उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा हुई, लेकिन नेगोशिएशंस में शामिल नहीं है, तो अमेरिका को उनको वेट लेके चलना है। और वो कहीं कहीं अपनी रेड लाइन्स दे देते हैं कि जी ये, और उनकी रेड लाइन सबसे बड़ी न्यूक्लियर पे है। और देखिए न्यूक्लियर पे मैं ये कहता रहा हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो एक है वो 440 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम है जो 60% तक है जी जी जी, जब तक उसका कुछ मसला हल नहीं होता ठीक, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मैं ब्रेक भी लूंगी और ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद बात भी करेंगे कि अगर रिज्यूम होती है टॉक जिसके और उसके इम्कानात कितने, पहली बात, और अगर होते हैं तो ये यूरेनियम के हवाले से कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि 2 ही सुपर पावर्स हैं जो कि ये काम कर सकती हैं। यूरेनियम ज़मीन में इतने नीचे है ईरान में कि सिर्फ या चाइना निकाल सकता है या अमेरिका निकाल सकता है। तो अब एक तरह से उन्होंने चीन को ये ऑप्शन के तौर पे उनको भी इसमें शामिल कर दिया है। तो क्या चीन इस सिलसिले में भी कोई थर्ड पार्टी के तौर पर सामने उभर के आ सकता है या नहीं, इस पे बात करेंगे। जाहिद साहब, न्यूक्लियर जो है वो तीसरे मरहले पे चला गया और ईरान ने कामयाबी, आप इसको समझते हैं या नाकामी? मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को बड़े दिलचस्प अंदाज में ऐसी जगह प्लेस किया है कि पहले मुस्तकिल जंगबंदी की बात हो, आबनाए हुर्मुज़ की बात हो, और फिर तीसरे दर्जे के ऊपर यूरेनियम की बात हो। आपको क्या लगता है कि ये जो चीन को कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि चीन भी ये यूरेनियम हासिल कर सके, ज़मीन से निकाल सके, अगर कोई एग्रीमेंट होता है? देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये था जहां पे हुर्मुज़ की बात आ रही थी, तो एक तो इसको ईरान ने लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया। जब आप पे जंग छोपी आती है तो फिर वो आप भी तमाम वो चीजें करते हैं जिससे आपकी अपनी दिफा हो सके।
मैं समझता हूँ कि ठीक है एक इशू था ह्यूमस का, लेकिन ये है कि ये कोई आगे चल के मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इशू होगा जिसमें पूरी निगोशिएशन इस पे देखिए। आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ था अभी अप्रैल में, तो उसमें सबसे पहले ईरान ने जो है वहां से जो भी ब्लॉकेट थी उसको लिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी एक शर्त थी कि लेबनान पे भी सीज फायर हो, और वो कर दी थी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर बातचीत होती है तो ये कोई बहुत बड़ा मसला बन के आएगा। ठीक है, ईरान ने एक पोजीशन ली है कि उस पर हमारी जो है मिल्कियत हो, लेकिन दैट विल नॉट बी द इशू जो कि पूरी नेगोशिएशंस को खत्म कर देगी। एक तो ये बात हुई। अब अगर न्यूक्लियर पे आते हैं, देखिए न्यूक्लियर पे जो है ईरान ने कभी भी इंकार नहीं किया बातचीत पे। एक तो सबसे पहली बात यह कि इस बात को देख लें कि जो 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें न सिर्फ अमेरिका और ईरान की थी बल्कि उस पर P5 कंट्रीज जो थी वो भी सिग्नेटरीज थे। और मैं समझता हूं कि अब अगर देखा जाए तो दैट वाज द एग्रीमेंट जहां पे सबसे ज्यादा जो है एक जिसको कह सकते हैं कि एक मोस्ट सुटेबल जो है एक वो एग्रीमेंट था, उसको ट्रम्प ने खत्म किया। अब मसला ये आता है कि आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि जरा इस पे गौर कर लें कि कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है ट्रम्प की। आपको याद होगा कि जब 12 जून को जब हमला किया था ईरान और अमेरिका ने, तो उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा ऐलान किया था उन्होंने कि वो उन्होंने कंप्लीट ऑब्लिटरेट कर दिया है पूरी फैसिलिटीज को। फिर ये भी कहते रहे कि वो तो बहुत ही नीचे दफन है वो यूरेनियम, और उसमें जो है वो उसको अब कोई निकाल नहीं सकता है। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि असल मसला क्या है। ईरान ने कभी आपको याद होगा कि जंग से एक दिन पहले जो है जेनीवा में ओमान जो मेडिएट कर रहा था जिस टॉक्स को, उसका हुआ था, और यहां तक बात आई थी कि वो एक हद तक जो है कामयाब किया जा रहा था। वो सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे था। तो मसला यही आता है कि इस वक्त असल मसला ये नहीं है कि किस चीज पे जो है ईरान को पीछे हटना है या नहीं हटना है। असल मसला ये आता है कि ये इस वक्त कोशिश इस बात की जा रही है खासतौर पर इजराइल की तरफ से कि जो है वो बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट ईरान को कर दिया जाए। मैं ख्याल उनकी मिसकैलकुलेशन भी थी। उनका ख्याल ये था कि जंग जब शुरू होगी और जब उनकी जो है क़यादत को एलिमिनेट कर देंगे तो खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अगर बातचीत वाकई जो है अगर अमेरिका करना चाहता है तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ी कोई रुकावट हो सकती है। ईरान की यकीनी बात है कि जब आप जंग की हालात में हो, जब आपको इस चीज पे इतना दबाव होता है और आपको ये इतनी तबाही फैलाई होती है, अमेरिका आप प्लेनेट की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर और इजराइल भी एक बहुत बड़ी पावर है, उसको जो है 6 हफ्ते की जंग जो थी उसके बाद यकीनी तौर पे एक कोई भी मुल्क और होता तो शायद ये हालात इसमें रेजिस्ट नहीं कर सक पाता था। इन्होंने रेजिस्ट किया है उसको। दूसरी एक और बात भी आती है कि यानी अगर आप ये कोई चाहे कि वो सरेंडर कर दें तो वो नहीं मुमकिन नहीं होगा। मसला ये है कि अगर सही मानों में बातचीत हो तो उसमें बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। न्यूक्लियर का भी मसला हो सकता है और ईरान की ये बहुत ही प्रिंसिपल पोजीशन है कि उन्होंने कहा कि वेपन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अपना राइट जो है जो कि एनपीटी, क्योंकि ईरान जो है एनपीटी का सिग्नेटरी है और अंडर जो है एनपीटी के जो उसमें जो है क्लॉज में आपकी इजाजत होती है नॉट कि आप वेपन के लिए तरफ ना जाएं, लेकिन ये कि आप सिविलियन उसके लिए आप इनरिच एक और वो उसके पास राइट है कि वो ये करे। बिल्कुल ऐसे ही है खालिद साहब। ये जो अगर अभी भी हमले की बात हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी धमकी दी है कि भाई हम फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमला हो सकता है? और अगर हो सकता है तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम फिर आपको जो है सरप्राइज देंगे, तो ईरान की तैयारी पे आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बड़ी स्टोरी छापी, आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या वाकई वो सरप्राइज दे सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है दोनों मुल्क जो है ना, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ यू आर ऑलरेडी इन द होल स्टॉप डिगिंग। मेरा ख्याल है दे शुड स्टॉप डिगिंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द होल एंड बोथ द कंट्रीज, एक नहीं है सिर्फ मुल्क, दोनों तरफ से एक तरफ डिप्लीशन हुई है, अमेरिकन वॉर आर्सेनल की बहुत ज्यादा डिप्लीशन हुई है, दूसरी तरफ ईरान भी ज़ाहिर है डिप्लीटेड है, मिलिटरीली भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी है, और बहुत सारा उनका कमांड सेंटर और लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अनलीश कर भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो ईरान ने रिजॉल्व दिखाया है और अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखाई है और अपना स्टेमिना दिखाया है बीटिंग लेने का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेजरेबल कोई कर सकेंगे टेक होम ट्रॉफी के सेंस में। हाँ, एक वो कर सकते हैं कोई मैसिव किस्म की वन टाइम स्ट्राइक करके उसको नाम दे दें कि हमने
ऑब्लिटरेट कर दिया, जैसे जाहिद साहब कह रहे थे पिछली जंग में भी उन्होंने किया था, और उर्दू तर्जुमा है नामो निशान मिटा देना। तो नामो निशान तो पिछली दफा न्यूक्लियर प्लांट का उनको नहीं मिटा था। मैं उस वक्त भी कहा था कि नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स अपने जो की प्रोग्राम था, जो वेपन्स का नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर का, वो हंड्रेड्स ऑफ फीट जमीन के नीचे बनाया है। उन्होंने बंकर बस्टर, डेजी कटर और B-2 बॉम्बर्स को केटर पहले दिन ही किया था। उनको ये पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड ही आना है, सुपर पावर ने आना है, अमेरिका इसराइल ने मिलकर हम पर हमला करना है। तो ये डे 1 पे उनको पता था, कोई सरप्राइज नहीं था उस वक्त। अभी भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे, शायद ऑप्टिक्स के लिए कर लें, एक डिल्यूजनल एस्केलेशन कर लें। डिल्यूजनल एस्केलेशन ये होती है कि आप बिलीव करते हैं कि एस्केलेशन से मैं ये टेक होम कर लूंगा, लेकिन वो होती डिल्यूजन है। वो आप अपने आप को फिर तसल्ली देंगे, झूठी या सच्ची, कि अगर हमने ये कर दिया तो फिर हम विक्ट्री हासिल कर लेंगे। उसलिए अगर करना चाहें ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, तो पॉसिबल है। मेरा नहीं ख्याल मिलिटरीली के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे वो। बिल्कुल। जौहर साहब, फाइनली आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब चीन के इस दौरे और पाकिस्तान को जो कॉल आई थी, आपको लगता है कि ये हमला होगा या मुज़ाकरात की टेबल पे वापस जो है वो अमेरिका और ईरान बैठेंगे जी मैं इस दौरे के बाद? जी जाहिर है कि इस दौरे के बाद मेरा अंदाज़ा है कि चीन की तरफ से कोशिश होगी, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उस कोशिश में बहुत अहमियत इस चीज़ की होगी कि ईरान में जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, क्या उसके बाद वो प्रिवेल करते हैं कि नहीं। और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ जो है ना चिश्ती साहब की, कि देखिए इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। अच्छा, मसला उसमें खैर एक है, लोग समझ रहे हैं कि ये होल में है दोनों, सो दे शुड स्टॉप डिगिंग, जिस तरह उन्होंने कहा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे। ईरान ये बिल्कुल नहीं समझ रहा। वो तो समझ रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, और यही वहाँ पे नैरेटिव भी है। अच्छा, अमेरिका भी यही कह रहा है, हालांकि नुकसान उनका भी बहुत, नुकसान दोनों को हुआ है। तो मसला ये भी मसले की जड़ है कि अगर दोनों ये नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको विक्ट्री मिली है, तो फिर वो विक्ट्री दिखाने के लिए आप कई बार ना जो नैरेटिव बेचते हैं, फिर उसी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो इस वक्त वॉक बैक करना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए न्यूक्लियर अहम होगा उसमें, क्योंकि ये जंग शुरू हुई थी इस बात पे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनको मिली थी इजरायलीज को तो वहाँ पे ग्राउंड इंटेलिजेंस थी, अमेरिकन की सैटेलाइट इंटेलिजेंस के ज़रिए, कि वो जो दबा हुआ है नेतान्स और फर्दू और उसकी साइट्स में, वो नीचे, वो कहते थे कि ये उन्होंने रिपोर्ट्स में था कि वो गैस की सूरत में सिलेंडर्स में है ये यूरेनियम जो है, जो कि सॉलिडिफाई हो सकती है खैर, और ये वो जाहिर है कि वो दफन है इतनी नीचे, और ईरानी उसको कोशिश करें क्योंकि ऊपर से वो तबाह हो गया। अच्छा, और ये जब बात ऑब्लिट्रेट की हुई थी, बेशक हम ऑब्लिट्रेट का तर्जुमा करें नामो निशान मिटा देना या नीस्तो नाबूद कर देना, जो भी करें, वो जब ट्रंप ने कहा भी था तो उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये नहीं थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उस वक्त कहा था कि वो साइट्स नीचे से बच गई हैं, इंटैक्ट है, उसी वक्त कह दिया था उन्होंने। तो ट्रंप तो खैर वो अपनी सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस से, उनके ये सारे ट्वीट जो होते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होते हैं ज़्यादातर। तो अब उनको रिपोर्ट ये मिली थी जंग से पहले, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कि ईरान उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है उस 60% अफजूदा यूरेनियम को, जो कि कई बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है अगर आप उसको 90% पे ले जाएं। और 60 से 90% पे लेके जाना बहुत आसान होता है, चंद महीनों की बात होती है। इसीलिए उन पे फिर उन्होंने अटैक किया, इसी वजह से वो टाइमिंग थी अटैक की, वो डिटरमिन जो थी टाइमिंग उस अटैक की, उस वजह से हुई थी। ठीक जी, जाहिद साहब एक जुमला से। हाँ, एक और चीज भी है, उस जमाने में अगर आप देखें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो थी अमेरिकन, आपको याद होगा कि उसमें बाकी जो उनकी ये नेशनल सिक्योरिटी की चीफ थी, उनके साथ जो ये सेनेट कमेटी की मीटिंग में, तो उसमें उन्होंने जब बार बात पूछी थी, क्या ईरान जो है इस पोजीशन में है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सके, उन्होंने कहा था कि नहीं, तो उसमें यही बात आई थी कि वो 10 साल पीछे है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसके बाद फिर पूछा था कि क्या आपकी ट्रंप की भी इस बात पे मुत्तफिक है, तो फिर उसका जवाब कुछ भी नहीं था। वो मैं सुन रहा था पूरी जो है डिस्कशन, तो मसला यही आता है कि एक अमेरिका की पोजीशन इस वक्त देखी जाए न्यूक्लियर इशू पे, तो कोई एक कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं नजर आती है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी बहुत शुक्रिया सर, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। जौहर साहब आई एम सॉरी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ये बहुत अहम दौरा जो कि शुरू हो चुका है, प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात है कल और परसों में, बहुत अहम मुआहदे हैं, लेकिन उसमें ईरान और अबनाए हुर्मुज़ का मामला या ईरान का ओवरऑल जो जंग का मामला है वो कहाँ तक आएगा और क्या इसके ऊपर नतीजा निकलता है, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।